हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। तो होम साइंस का हम क्लास नंबर 2 आपके सामने लेकर आ रहे हैं और जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नीतियां क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये निम्नात्मक क्वेश्चन आपके पास में रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आपके पक्के 5 नंबर। कैसे होंगे मैं आपको इस टॉपिक से करने का बता रहा हूं तरीका। दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है नीतियां क्या होती है। सबसे पहले हमें समझना होगा नीतियां होती क्या है। तो दोस्तों, यहां पर एक एक चीज किताब में लिखी गई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। नीति शब्द नैतिक मुद्दों और सही व गलत व्यवहार से संबंधित है। यानी नीति शब्द क्या होता है। नीति शब्द का अर्थ होता है नैतिक मुद्दे, क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, आपका व्यवहार कैसे है, इन सभी का अध्ययन अपन करते हैं नीतियों में। किस में करते हैं साथियों? नीतियों में। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है नीतियां हमें हमारे नैतिक कर्तव्यों के विषय में बताती है। नीतियां हमें क्या बताती है? नीतियां हमें हमारे नैतिक कर्तव्यों के विषय में जानकारी देती हैं कि आपका घर पर व्यवहार कैसे है और घर से बाहर आपका व्यवहार कैसे है। तो यहां पर यह लिखा गया ताकि हमारा व्यवहार घर व कार्य क्षेत्र दोनों जगह सही, विश्वसनीय और न्यायप्रिय हो सके। यानी नीतियां हमें क्या बताती है? नीतियां हमें हमारे कार्य के प्रति वफादारी बताती है, ईमानदारी बताती है, न्यायप्रिय बताती है। हमारा घर पर व्यवहार कैसा है, हमारे कार्य क्षेत्र में व्यवहार कैसा है, हमारे समाज के अंदर व्यवहार कैसा है, ये सारा का सारा किस में शामिल होता है? नीतियों में शामिल होता है। आगे लिखा गया है साथियों, आगे लिखा गया है नीतियां नियम वे मानकों का समूह होता है। नीतियां क्या होती है? नीतियों के अंदर नियम बनाए जाते हैं और मानकों का एक समूह होती है जिनकी किसी भी विषय से एक संतोषजनक जिनकी किसी भी व्यक्ति से एक संतोषजनक पारिवारिक जीवन निभाने और एक अच्छे कार्यकर्ता बनाने की अपेक्षा की जाती है। नीतियों के द्वारा ही कोई भी एक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा उसका पारिवारिक निर्माण कैसा होना चाहिए, उसका संतोषजनक परिवार कैसे बनेगा, उसका परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, ये सारा उसकी नीतियों पर निर्भर करता है। यहां अतः घर व बाहर आपको नीतियों की आवश्यकता होती है। यानी घर पर भी आपको एक अच्छे व्यवहार की आवश्यकता होती है और बाहर भी आपको एक अच्छे व्यवहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका एक अच्छा व्यवहार ही आपके घर और परिवार के एक अच्छे निर्माण में भागीदारी निभाएगा। निम्नलिखित आदतों से आप नीतिगत व्यवहार को अपना सकते हैं। यानी नीतिगत व्यवहार अगर आपको अपनाना है तो इनमें से कौन कौन सी आदतों को आपका पालन करना पड़ेगा, यहां पर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। इसमें से पहली जो आदत है आपके सामने वो रहेगी साथियों वफादारी व ईमानदारी। यानी पहली जो आदत हमें अपनानी पड़ेगी, हमें वफादारी और ईमानदारी अपनानी पड़ेगी। दूसरी जो हमें आदत अपनानी पड़ेगी वो अपनानी पड़ेगी सत्यवादिता। यानी दूसरी जो हमें आदत अपनानी पड़ेगी वो क्या अपनानी पड़ेगी? सत्यवादिता। यानी पहले हमें वफादार बनना पड़ेगा और हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। दूसरा नंबर हमें सत्यवादिता, यानी हमेशा आपको सत्य बोलना है, चाहे सामने वाले पर्सन को गलत लगे लेकिन आपको सत्य वचन बोलना है। चाहे सामने वाला पर्सन ये बोले कि यार तू तो मेरी बुराई कर रहा था, नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं कि तेरा व्यवहार ऐसा है, तू चोरी करता है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं तेरा साथ नहीं निभा सकता हूं। तो हमें सत्यवादिता बनना पड़ेगा। तीसरा नंबर आत्मसम्मान करना होगा, हमें अपने आप का सम्मान करना पड़ेगा, वे अन्य लोगों का भी सम्मान करना। जब आप अपने आप का सम्मान करोगे तो ही आप अपने आप अन्य लोगों का सम्मान कर पाओगे। समय का आकार, यानी हमेशा समय का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज दिन भर बैठे रहे, बोले यार आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। कई बार विद्यार्थी क्या बोलता है, बोले आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। नहीं स्टूडेंट्स, आपको ऐसा नहीं करना होगा। आपको हमेशा ये सोचना होगा कि आज का जो समय मिला है बहुत महत्वपूर्ण समय है, अगर ये समय चला जाएगा तो वापस पुनः लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जीवन का एक अनमोल दिन हम आज घटाने जा रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें समय का आदर करना होता है। अगला है कार्य के प्रति हमेशा सम्मान रहना चाहिए। यानी जो भी कार्य आपको दिया जाए उसको आपको ईमानदारी से करना चाहिए, न्यायप्रिय करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कार्य को हमेशा सम्मान पूर्वक करना चाहिए।
अगला लिखा गया है अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, जहां पर आप निवास कर रहे हो वहां के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, सम्मानजनक रखने का प्रयास करना चाहिए, सभी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए। यहां पर लिखा गया है हमारे जीवन की इन नीतियों के अतिरिक्त, हमारे जीवन की इन नीतियों के अतिरिक्त भी हमारे कुछ कार्य क्षेत्र होते हैं जिनके द्वारा भी हम नीतियों का निर्धारण करते हैं। उनमें कौन कौन सा है? फर्स्ट नंबर नियमितता और समय की पाबंदी, यानी हमें हमेशा नियमितता होना चाहिए और समय की पाबंद होना चाहिए। हमेशा गोपनीयता हमें रहना चाहिए। विश्वास पात्रता, यानी ऐसा बनना हो कि लोग आप पर विश्वास बनाकर रखे, ऐसा पात्रता धारण करो कि लोग आप पर विश्वास बनाकर रखे। अपने सहकर्मियों व ग्राहकों से मित्रता पूर्वक संबंध रखना चाहिए, यानी आपके जितने भी पार्टनर हैं, आपके जितने भी कस्टमर हैं, उनके साथ हमेशा आपको व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और उन्हें सीखना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारी हो, चाहे सामाजिक जिम्मेदारी हो, चाहे राष्ट्रीय जिम्मेदारी हो, उसका आपको निर्वहन करना चाहिए। चलते साथियों आगे, नीतियों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। यहां पर हमारा अगला टाइटल है कि नीतियों की क्यों आवश्यकता पड़ती है, हमारे जीवन में नीतियों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये चैप्टर नंबर 2 में आपको सामने कवर करा रहा हूं और यहां पर लिखा गया नीतियों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। आइए देखें कि अच्छी नीतियों का होना क्यों आवश्यक होता है और किस प्रकार वे हमारे आपसी संबंधों और कार्य कुशलता को प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों यहां पर क्या कह रहे हैं कि नीतियों की क्यों आवश्यकता होती है, तो यहां पर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हमारी किताब में लिखा गया है, आइए देखें कि अच्छी नीतियों का होना क्यों आवश्यक है और किस प्रकार वे हमारे आपसी संबंधों और कार्य कुशलता को प्रभावित करती है। घर पर, दफ्तर पर या किसी भी कार्य की स्थिति होने पर 3 घटक होते हैं, यानी कार्यों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, कार्य कहां पर करना है। दूसरा नंबर, कार्यकर्ता, कार्य को आयोजन कराने वाले कौन है। तीसरा नंबर होता है कार्य स्थल, यानी कार्य का स्थल क्या। जैसे मान लीजिए हमें क्रिकेट का आयोजन करा रहे हैं, तो क्रिकेट का आयोजन कराने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कार्यकर्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्यकर्ता, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति क्रिकेट का आयोजन नहीं करा पाएगा। तो हमें अगर मान लीजिए टूर्नामेंट करवाना है तो हमें कार्यकर्ता को शामिल करना पड़ेगा। हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें 5 से 10 व्यक्तियों को शामिल करना होगा। उनको बोलना पड़ेगा भाई आप सबकी जिम्मेदारी, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो कार्यकर्ता होना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर, अगर आप टूर्नामेंट करवा रहे हो तो कौन सी जगह करा रहे हो, उस स्थल की आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, उस स्थल को आपको बनाना पड़ेगा। तो घर व दफ्तर में किसी भी कार्य स्थिति के 3 घटक होते हैं, कार्य, कार्यकर्ता व कार्य स्थल। चलते साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए काम ही वास्तविक कार्य होता है। यहां पर पहला पॉइंट लिखा गया है, काम ही वास्तविक कार्य होता है, यानी जो आप काम कर रहे हो वही आपका वास्तविक कार्य होता है जो किया जाना चाहिए। कार्य करने वाला वह व्यक्ति जो कार्य करता है, कार्य किए जाने वाला वह व्यक्ति जो कार्य करता है, वह कार्यकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यकर्ता। कार्यस्थल क्या कहलाता है? कार्यस्थल वह है जहां पर कार्य किया जाता है, जहां पर कार्य के लिए आवश्यक औजार उपकरण रखे जाते हैं, उनके भंडार के लिए आवश्यक स्थान होता है, उसे अपन कहते हैं कार्यस्थल। क्या कहते हैं साथियों? कार्यस्थल। हाँ भैया, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। चलते साथियों आगे। दोस्तों आगे लिखा गया है, आप सहमत होंगे कि ये तीनों घटक आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी मान लेंगे कि हर स्थिति में कार्य करने वाला ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी जो व्यक्ति काम करता है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे लिखा गया, ऐसा इसलिए है कि केवल कार्यकर्ता में सोचने के, विश्लेषण करने की, सीखने की, आवश्यक रद्दों बदलने की क्षमता होती है। एक कार्यकर्ता अपने अपने आसपास के कार्यकर्ताओं के प्रभावशाली प्रबंध की कला सीख सकता है। वे आलसी, गैर जिम्मेदार अपने कार्यस्थल तथा कुप्रबंध भी हो सकता है, फलते अपने व्यापार को क्षति पहुंचा सकता है। क्या आपको इस पाठ में प्रारंभ में दिए गए रामू व हरिओम का उदाहरण याद होता होगा? आपको पता होगा इस चैप्टर का जो इस चैप्टर के पहले शीर्षक में लिखा गया हरिओम की परचूनी दुकान, वो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है, उससे और आपको जानकारी मिल जाएगी। चलते साथियों, इस प्रकार अपने उद्देश्य की सफल प्राप्ति के लिए, हमारे संसाधन के प्रभावशाली उपयोग के लिए, घर व कार्य स्थल पर अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें कुछ विशिष्ट कार्य नीति को विकसित करने की आवश्यकता होती है। इन कार्य नीतियों के कारण ही हम किसी भी कार्य को अपनी क्षमता अनुसार साफ, न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित तरीके से कर सकते हैं। ये नीतियां हमें सौहार्दपूर्ण कार्य का वातावरण विकसित करने के लिए उत्साहित होती हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सहारे अपने भरोसे का आनंद उठा
सकता है। तो उम्मीद तो करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आ गया होगा, आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे।